नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम की जो ज्योग्राफी की सीरीज हम कवर कर रहे हैं उसके 2010 और 11 के क्वेश्चंस को। दोस्तों इस साल जो है 2010 और 11 में जो है इकट्ठा एक बार ही जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो इसके अंदर जो है हम ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए और सबसे ज्यादा आज तक का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। जनरली 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, बट 2010 और 11 में 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 जो है पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी वीडियोस आप देख रहे हो प्लीज इनको डिटेल में देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके ऊपर रिसर्च करिए और बताइए। रीजन बीइंग काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट होते हैं और आप देखोगे 2022-23 में जो क्वेश्चन आए हैं वो 13-14 के अंदर आ चुके हैं आपके ऑलरेडी क्वेश्चन। उन्हीं को रिपीट करके जो है बार बार यूपीएससी पूछता है। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है सीआईएसएफ एग्जाम का, बट क्वेश्चन जो है आपको अगर आप अच्छे से समझते हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में जो है हेल्प करेंगे। चलिए आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो वो है रिलेटेड टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ एंड डेट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग 4 पोजीशन बताई हुई है अर्थ की। पहला है आपका एपहीलियन, दूसरा है आपका विंटर सोल्स्टिस, तीसरा है आपका पेरिहीलियन और चौथा है आपका समर सोल्स्टिस। ठीक है, इन सबको करने से पहले हम अर्थ के बारे में बेसिक सी कुछ हमें चीजों का पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है अर्थ की शेप की बात हम करते हैं। अर्थ की जो शेप है वो जो है आपकी जियोइड शेप की है दोस्तों, GEOID। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अर्थ की शेप क्या सर्कुलर है, स्फेयर है, परफेक्ट स्फेयर है, कैसी है, तो याद रखना है अर्थ की जो शेप है वो आपकी जियोइड शेप की है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज हमें लगता है कि अर्थ ना बिल्कुल गोल है और वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, बट अर्थ जो है गोल तो है ही, जियोइड शेप जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे जो है टिल्ट है दोस्तों। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है इस तरीके से गोल है और इसके बीच में ऐसे जो है आपका एक्सिस का जो डंडा है वो पास होता है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अर्थ जो है टिल्टेड है अपनी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, जो ये टिल्ट है अर्थ का ये कितना डिग्री है, ये डिग्री है आपका, इधर से देखोगे आप ऐसे इस तरीके से, तो ये जो डिग्री है आपका 23.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा ये टिल्ट। ठीक है, अब इस टिल्ट के चक्कर में जो ये टिल्ट है इसी की वजह से आपके बहुत सारे फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका सीजन फॉर्मेशन जो अलग अलग आप देखते हो, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश आती है। ठीक है, ये सब जो सीजन फॉर्मेशन होता है इस टिल्ट की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ की जो है ना 2 मोशंस होती है दोस्तों। ठीक है, एक मोशन होती है अर्थ की, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अर्थ हूँ, वैसे तो मैं अर्थ नहीं हूँ, मतलब ह्यूमन बींग हूँ, बट अभी के लिए मान के चलो कि मैं अर्थ हूँ। एक तो मैं अपनी पोजीशन पे इस तरीके से घूम जाऊं, ठीक है, तो ये हुआ रोटेशन, राइट। और दूसरी चीज अर्थ की एक जो मूवमेंट होती है वो होती है रिवोल्यूशन, यानी कि बीच में फॉर एग्जाम्पल ये जो है आपका सन है और मैं अर्थ हूँ, मान लो ये यहाँ पे सन है, ऐसे मैं इस तरीके से इसके चारों ओर ऐसे घूम जाऊं अगर, तो ये हुआ आपका रिवोल्यूशन, राइट। तो अर्थ की 2 मूवमेंट हुई, एक हुई जब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर ऑटोमेटिकली घूम जाती है इस तरीके से, और दूसरी आपकी जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूमती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर कितनी देर में घूम जाते हैं, 24 आवर्स के अंदर, और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो कितने दिन में लगाती है, 365.25 डेज के अंदर, 0.25। ठीक है, 365 दिन जो एक साल होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। तो क्वेश्चन इनके हिसाब से पूछा जाए कि अर्थ का जो सीजन का फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है और आपका सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व कर रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सीजन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है, तो आपको याद रखना है अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, और वो सन के और रिवोल्यूशन जो है चक्कर लगाती है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब हम बात करते हैं अर्थ के जो है कितने सीजन्स होते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर आपको 4 सीजन देखने को मिलेंगे। पहला है आपका यहाँ पे समर सोल्स्टिस, दूसरा है आपका यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस, तीसरा है आपका इक्विनॉक्स जिसमें आपका ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, और फिर आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, इनके ना डेट पूछते हैं आपसे, मतलब फिनोमिना आपसे डिटेल में ज्यादा नहीं पूछेंगे, डेट आपसे पूछेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, समर सोल्स्टिस है, बिल्कुल इजी है, आपको पता है जून के महीने में जो है गर्मी आपकी होती है, और जून के महीने में जो 21 जून का जो महीना होता है आपका, ठीक है, इस दिन आपके क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है और रातें वो छोटी होती है, राइट। इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं विंटर सोल्स्टिस की, जब मैं बात करता हूं तो 22 दिसंबर का जो दिन होता है, 22 दिसंबर के दिन जो है रात सबसे बड़ी होती है और दिन बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, वहीं जब मैं बात करता हूं 21 मार्च के बारे में, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, राइट। 21 मार्च की और 23 सितंबर की जब मैं बात करता हूं तो इनमें क्या होता है, दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगे। उसके बाद जो अर्थ अब देखोगे आप, तो अर्थ जो है जब सन के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सन बिल्कुल सेंटर में है और अर्थ जो है
इक्वल डिस्टेंस पे पूरा उसमें मूव करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली में जो पाथ है दोस्तों वो ऐसा है, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। एक टाइम ऐसा होगा जब अर्थ जो है सन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा, ठीक है। तो जब सन से जो है जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो उसको हम बोलते हैं एपहीलियन, राइट। क्या बोलेंगे? एपहीलियन। जब सन से अर्थ बिल्कुल पास में होगा, मतलब नियरेस्ट पोजीशन जब अर्थ की सन के होगी, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है। अब याद करने का तरीका कैसे आप याद करोगे, ठीक है। मान लो ठंड का मौसम है, अभी ठंड लग रही है, ठीक है। सोचो कोई आपको आके हाथ लगा दे, तो हम उसको क्या कहेंगे? दूर हो जा। हरियाणवी में उसको क्या बोलते हैं? परे हो जा। उम्मीद करता हूँ आपको ये शायद समझ में आएगा। हम बोलते हैं परे हो जा। परे हो जा मतलब पेरीहीलियन, यानी कि ये बहुत पास में आ गई अर्थ सन के, तो सन बोल रहे हैं कि तू दूर हो जा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको जो है याद रख सकते हो कि जब अर्थ सन के सबसे नजदीक होती है तब उसकी पोजीशन का नाम होता है पेरीहीलियन, और जो सबसे दूर होती है उसका नाम होता है एपहीलियन। डेट आप याद कर सकते हो, डेट आपकी है यहाँ पे 3 जनवरी पेरीहीलियन की, और यहाँ पे है आपकी एपहीलियन 4 जुलाई, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या पूछा है इसमें, एपहीलियन दिया हुआ है, तो एपहीलियन जस्ट हमने अभी देखा है, 4 जुलाई की डेट है इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे एपहीलियन का आ जाएगा 4 जुलाई, यानी कि ए का 1 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ए का 1 ऑप्शन डी ऑप्शन में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो ऊपर वाले दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद विंटर सोल्स्टिस का है, विंटर सोल्स्टिस आपका 22 दिसंबर का हो गया यहाँ पे। फिर आपका पेरीहीलियन है। जो भी मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया है ना, अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं, बिलीव मी ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरीहीलियन है, तो पेरीहीलियन आपका 3 जनवरी का मैंने बताया था। उसके बाद आपका समर सोल्स्टिस ये आपका 21 जून का होगा। तो करेक्ट आंसर जो निकल के आपका आएगा, सी ऑप्शन निकल के आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना डिटेल में हमने पढ़ा है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन विच सिटी इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सार्क का नाम दिया है इन्होंने। इन्होंने पूछा कि किस जगह जो है सार्क का जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है दोस्तों काठमांडू के अंदर है, नेपाल के अंदर है। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है, याद रखना है। मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ एक है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सार्क के मेंबर कंट्रीज है। यहाँ पे आप फ्लैग यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको सर्च करके अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो सार्क की मेंबर कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है आपका इस्लामाबाद, इसको तो हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है, तो पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दिल्ली। क्या नई दिल्ली में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेवल पे हो, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर हो? दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बट न्यू दिल्ली के पास में एक जगह है जिसका नाम है गुरुग्राम, राइट, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने स्टार्ट किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISA, ठीक है। क्या नाम है इसका? ISA। क्या बनता है ISA से? ISA से बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, जो कि आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है और दिल्ली के बहुत पास में है दोस्तों, ठीक है। गुड़गांव, गुरुग्राम का आपने नाम सुना होगा। फिर आपका है ढाका। क्या ढाका में कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल है। ढाका में हेडक्वार्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है आपका बिम्स्टेक। क्या नाम है? बिम्स्टेक। तो ये आपको नाम याद रखना है, कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए, क्योंकि जनरली देखो ऐसा ही होता है। इस बार जो है सार्क का पूछ लिया, अगली बार आपसे बिम्स्टेक का पूछ लेगा, ठीक है। इसी तरीके से कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो एशियान की मेंबर नहीं है। तो याद रखना है कोई कंट्री हो चाहे ना हो, इंडिया एशियान की मेंबर नहीं है। कौन नहीं है? इंडिया, ASEAN। इसकी मेंबर कौन नहीं है? इंडिया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोर्नेडोज आर, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। तो दोस्तों जो टोर्नेडोज होते हैं वो साइक्लोन नहीं होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन जहां जहां पे है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप। पहला और तीसरा ऑप्शन चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे पहले तीसरे ऑप्शन में ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है C, 2 और 4। तो साइक्लोन बेसिकली क्या होते हैं? ये जो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होते हैं। आपने देखा होगा साइक्लोन कई बार ना इस तरीके से आता है, ठीक है, सॉरी टोर्नेडोज, राइट। तो टोर्नेडोज इस तरीके से, आपने हरियाणवी में इसको हुलिया भी बोलते हैं। जैसे कई बार देखा होगा ना गाँव में जो पराली होती है आपकी, वो ऐसे कैसे उठा के ले जाता है ऊपर आसमान में, ठीक है। और भी हल्की हल्की चीजें, पन्नियां होती हैं वो गोल गोल घूमती है, ये वही है, ठीक है। इसको हम टोर्नेडो बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होती है जिसके अंदर जो है आपको गोल गोल घूमती हुई हवा दिखाई देगी,
और टोर्नेडो जो होते हैं जनरली मिड लैटिट्यूड के अंदर ओकर होते हैं दोस्तों। मिड लैटिट्यूड कौन से होते हैं आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाले जो रीजन है उनको मिड लैटिट्यूड बोला जाता है, 50-60 डिग्री के आसपास जो होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन द सोलर सिस्टम सैटर्न इज लोकेटेड बिटवीन, ठीक है। अब देखिए आपने ये वीडियो में देखा होगा, हम थोड़ा ना डिटेल में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देख ही रहे हो तो बहुत अच्छे से जो है इसको देखिए और आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें आप यहीं से सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सैटर्न जो है किन दो प्लेनेट के बीच में पाया जाता है। सबसे पहले इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे, हम पहले ना अपने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ सीखते हैं आज, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपको पता रहे, या इवन आपके बच्चे ही आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उसमें भी आप उसका जवाब दे पाओ, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा प्यारा सन इस तरीके से, उसके बाद आपके टोटल 9 प्लेनेट पहले हुआ करते थे, बट अभी करंटली जो है 8 प्लेनेट है। 9वां प्लेनेट जो आपका प्लूटो हुआ करता था उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया है, उसको बोल दिया कि भाई तू प्लेनेट नहीं है, तू छोटा प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट है, तो उसको प्लेनेट की कैटेगरी से ही हटा दिया, ठीक है। तो टोटल हमारे 8 प्लेनेट हैं। पहला है आपका मरकरी, दूसरा आपका वीनस, तीसरा है आपका अर्थ, चौथा है आपका मार्स, पांचवा है आपका जुपिटर, छठा आपका सैटर्न, सातवां आपका यूरेनस और आठवां आपका नेपच्यून। प्लूटो को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो ये अलग अलग प्लेनेट है, इनके अलग अलग साइजेस हैं, ठीक है। तो इसमें ना दो टाइप ऑफ प्लेनेट होते हैं, पहला होता है आपका इनर प्लेनेट, दूसरा होता है आपका आउटर प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मार्स और जुपिटर के बीच में ना इस तरीके से एस्टेरॉइड की हमें एक बेल्ट मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट बड़े बड़े पत्थर जो प्लेनेट के छोटे छोटे टुकड़े आपके बचते हैं वो सब जो है चक्कर लगाते हैं किसके अंदर, मार्स और जुपिटर प्लेनेट है उसके बीच में, ठीक है। अब आपको लगेगा सर इतनी जगह होती है वहां पे, भाई बहुत जगह होती है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये सारे प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इन दो प्लेनेट के बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलती है, इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एस्टेरॉइड बेल्ट से जो लेफ्ट वाले जो होते हैं, ठीक है, ये अब देखो इससे इधर कोई चीज होगी तो ये अंदर की तरफ होगी, इसके इधर कोई चीज होगी वो बाहर की तरफ होगी, राइट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट के जो इधर वाले प्लेनेट है 4, ये आपके आउटर प्लेनेट हो गए, ठीक है, आउटर प्लेनेट, और इसके इधर वाले ये है आपके इनर प्लेनेट, ठीक है जी, इनर प्लेनेट। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनर प्लेनेट नहीं है, तो याद रखना है 3 ऑप्शन देंगे आपको, इनमें से एक ऑप्शन देंगे कोई इनमें से। तो कौन कौन से इनर प्लेनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर हो गए। आउटर में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके आउटर प्लेनेट हो गए, राइट। उसके बाद पूछेंगे आपसे कि इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कौन से प्लेनेट को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका वीनस को। ओनली प्लेनेट जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है वो है आपकी अर्थ, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ना इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट को एक नाम से और बोला जाता है, इनर प्लेनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं दोस्तों, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जोवियन प्लेनेट, JOVIAN, जोवियन प्लेनेट, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको जोवियन, इनका बहुत बड़ा साइज और ये गैस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जो प्लेनेट है आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ये गैस से मिलकर नहीं बने होते, ये जो है इसमें आपको पहाड़ियां देखने को मिलेगी, हिल्स, माउंटेन्स ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड है ये आपके, ठीक है। तो इधर वाले जो इनर प्लेनेट है आपके सारे सॉलिड प्लेनेट है, उधर वाले प्लेनेट जो है आपके गैसियस प्लेनेट है। साइज की अगर बात करूं तो जो आपके बड़े वाले जो प्लेनेट है, जो जोवियन प्लेनेट है, वो सारे गैस से मिलकर बने होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है, बल्कि इनका जो है साइज छोटा है। एक मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि जो आउटर प्लेनेट है आपके, जो गैसियस प्लेनेट है, और जो आपके इनर प्लेनेट है जो कि सॉलिड प्लेनेट है, इनमें डेंसिटी सबसे ज्यादा किस प्लेनेट की होगी, ठीक है। आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका मरकरी, दूसरा ऑप्शन है आपका अर्थ, तीसरा ऑप्शन है आपका जुपिटर, चौथा है सैटर्न। इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की होगी, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको बतानी है किस प्लेनेट की होगी, सर्च करके बताइए, या फिर आप कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाइए, अब इसका आंसर जो है बता दोगे। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा है इन द सोलर सिस्टम सैटर्न इज लोकेटेड, ठीक है। सैटर्न किन किन दो प्लेनेट के बीच में है, तो मरकरी और अर्थ का तो कोई लेना देना नहीं सैटर्न से, तो आउटर वालों में है। इधर से आप वीनस और मार्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून और यूरेनस, इन दोनों को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, रीजन भी है कि ये सबसे लास्ट वाले हो गए। करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा यूरेनस एंड जुपिटर। कहां पे है यूरेनस जुपिटर, ये आपका यूरेनस है, ये जुपिटर, इनके बीच में आपका सैटर्न है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी चीजें क्या बता रहे हो, इतने क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट, बट बिलीव मी ये चीजें बहुत बेसिक है। मैं चाहता हूं कि पीवाईक्यूज के साथ साथ जो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ ओकर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ओनली। देखा, सच में मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन दोबारा से पूछेंगे, ठीक है।
बट यहाँ पे आपने पूछ दिया, मैंने आपको याद करो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है और उसकी दो मूवमेंट है, एक तो अपनी जगह पे घूम जाती है, दूसरा सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। सीजन का मैंने क्या बताया था, जब अर्थ अपनी जगह पे घूमती है तो उससे क्या होता है, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। जब रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड तब जो है सीजन बनते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीजन चेंजेस पूछा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन। कितना सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया ये रेलेवेंस है उसका, और बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चन जो भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ आपको सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लीज एक चीज और है, अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं पॉलिटी हिस्ट्री साइंस सबके लिए आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सन है, इसके चारों ओर जो है अपनी एक्सिस के ऊपर अर्थ जो है रिवोल्यूशन लगा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तीन अलग अलग जगह दे रखी है, लोकेशन है। पहली आपकी भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये उड़ीसा के अंदर दिया हुआ है। दूसरा आपका जोग वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में है, और तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, ठीक है। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है ये बिल्कुल सही है, उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। ये आपका मैप है, जो ये लोकेशन आपकी है उड़ीसा की, यहाँ पे जो है आपको भीतरकनिका मैंग्रोव देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो है आपका चिलिका लेक है, इससे नीचे उसके ऊपर पड़ता है। जब हम वेस्ट बंगाल की साइड जाएंगे ना इस तरीके से ऐसे, तो ये चिल्का लेक के ऊपर पड़ता है भीतरकनिका मैंग्रोव, बहुत फेमस है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा बिल्कुल सही है। जोग वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन ये कर्नाटका में है, याद रखना है। जोग वाटरफॉल जो है आपका कर्नाटका में है, ये आपका है कर्नाटका। यहाँ पे जो है एक रिवर आती है इस तरीके से, इस रिवर के ऊपर है ये वाटरफॉल, ठीक है ना, ऐसे। तो इस रिवर का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है सीएपीएफ के अंदर सेम, शरावती रिवर। क्या नाम है, शरावती रिवर, ठीक है, नाम याद रखना है। शरावती रिवर कर्नाटका में है, जिसके ऊपर आपका जोग फॉल बना हुआ है। इसी फॉल को जो है गरसोपा फॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर आपका वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट निकाल दो यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से निकाल दो। पहली भी ठीक है और वैली ऑफ उत्तराखंड वाले जो है ये भी ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेमस तवांग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड। देखो तवांग जो है लास्ट वाले जो साल के हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर भी हमने देखा था, अब फिर जो है तवांग के बारे में आ गए। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री, एक बार और देख लेते जल्दी से। तवांग मोनेस्ट्री सबसे बड़ी मोनेस्ट्री पूरे इंडिया की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी है। सिक्किम के अंदर रुमटेक मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, और लिंगडूम इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, ठीक है। तबो मोनेस्ट्री जो है सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नक्को की मोनेस्ट्री, ये तीनों जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में वो है आपकी नामग्याल मोनेस्ट्री, मैक्लोडगंज धर्मशाला के अंदर है, जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्ची थिक्सेन हेमिस, हेमिस मोनेस्ट्री का नाम मैंने बताया था आपको, हेमिस नेशनल पार्क के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये वहां पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दीक्षित गोम्पा जो है ये भी आपको लेह लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पोर्ट्स के बारे में है दोस्तों। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जेएलएन पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, मुंबई में है दोस्तों। पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आपका कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट बिल्कुल सही है, गुजरात के अंदर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पैरादीप पोर्ट, ये ओडिशा के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 एंड 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों अलग अलग टाइप के जो है आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम डेली बेसिस पे जो हम देखते हैं वो है आपका रोडवेज। थोड़ा सा बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं फिर आपका आ जाता है रेलवे, जिसमें आपका लोगों का भी आदान प्रदान होता है उसमें, मतलब बेसिकली हम ट्रैवल करते हैं उन ट्रेन के अंदर, और गुड्स का भी जो है ट्रैवलिंग होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाटरवेज। वाटरवेज में भी जो है आपका गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और सवारी को भी जो एक से दूसरी जगह भेजा जाता है। फिर आपकी एयरलाइंस आ जाती हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मोड है जब हम बहुत बड़े डिस्टेंस हमने कवर करने होते हैं और बहुत ज़्यादा सामान भेजना होता है कहीं पे, तो उसके लिए जो है हम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर मैप के अंदर पोर्ट के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है 12 मेजर पोर्ट है दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट है, तो याद रखना है 12 मेजर पोर्ट है दोस्तों इंडिया के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है इसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका आता है दूसरा, इस पोर्ट की खासियत क्या क्या है। सबसे पहली खासियत तो ये है कि सबसे बड़ा पोर्ट है गुजरात का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका ये जो है एक टाइडल पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। टाइड्स वगैरह आपको इस पोर्ट के आसपास देखने को मिलेंगे, और ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ जो है आपका, वहां पे आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में छोटे छोटे दो और इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। पहला है आपका मुंद्रा पोर्ट, जो कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है अडानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये मुंद्रा पोर्ट जो है आपका लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है दोस्तों, राइट। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पोर्ट आते हैं महाराष्ट्र के।
जो कि आपका मुंबई पोर्ट, और दूसरा है आपका JLN पोर्ट, जिसको हम नावा शैवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुंबई पोर्ट की क्या खासियत है? सबसे बड़ा पोर्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है आपका मुंबई पोर्ट। ये जो है नेचुरल डीप वाटर हार्बर है और कंट्री का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है दोस्तों। आपको पता होगा मुंबई हाई में जो है आपका तेल पाया जाता है, तो उसी का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से करते हैं लोग। ठीक है, नावा शावा जो है मुंबई से थोड़ा सा नीचे है, इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि मुंबई के ऊपर जो लोड रहता है वो आपका थोड़ा कम कर सके। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और ये एक सैटेलाइट पोर्ट है, जिसकी वजह से जो है मुंबई पोर्ट के ऊपर जितना भी वर्कलोड आ जाए उसमें थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा के अंदर जो है आपका मर्मगांव पोर्ट है, ये जो है जुआरी रिवर के माउथ के ऊपर सिचुएटेड है और ये एक नेचुरल हार्बर है और यहाँ से जो है आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के अंदर, ये जो है कुद्रेमुख माइन है आपकी कर्नाटका में, वहां से जो है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आता है कोच्चि पोर्ट या कोचिन पोर्ट। ठीक है, जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं। आपको याद है, अगर आपको याद आ रहा है, हमने पहले पोर्ट्स के बारे में बहुत डिस्कस किया है, काफी सारी वीडियोस ऐसी थी जिसमें हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो पोर्ट की वीडियो आप याद करिए। ये जो है नेचुरल हार्बर भी है, इसको नेवल बेस भी बोला जाता है और ये सिचुएटेड है वेम्बनाड लेक के ऊपर आपका। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका तमिलनाडु में 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पहला है आपका तुतिकोरिन पोर्ट, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। फिर आपका आता है चेन्नई पोर्ट, ये लार्जेस्ट पोर्ट है बे ऑफ बंगाल के अंदर, आर्टिफिशियल हार्बर है और सुटेबल नहीं है लार्ज वाटर शिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो काफी शैलो है दोस्तों। ठीक है, फिर एन्नोर पोर्ट है, इसको जो है हम कमर राजार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा विशाखापट्टनम पोर्ट, ये जो है डीपेस्ट लैंडलॉक हार्बर है और प्रोटेक्टेड पोर्ट है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका आएगा पैरादीप पोर्ट, ये जो है महानदी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है आपका, डीपेस्ट हार्बर है और बहुत बड़े बड़े वेसल जो आपके आते हैं उनको हैंडल करने के लिए सक्षम है और आयरन ओर का एक्सपोर्ट जो है इस पोर्ट से किया जाता है। फिर आपका लास्ट आता है कोलकाता पोर्ट, ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, सिर्फ एकमात्र रिवराइन पोर्ट है आपका। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, लोकेटेड है हुगली रिवर के ऊपर, 128 किलोमीटर दूर है आपका बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, उसके बाद हल्दिया जो पोर्ट है आपका वो 105 किलोमीटर दूर है आपका कोलकाता पोर्ट से। जैसे नावा शाइवा जो है मुंबई पोर्ट का बर्डन कम करता है, वैसे ही हल्दिया पोर्ट जो है कोलकाता पोर्ट का बर्डन कम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पोर्ट्स का आपको कुछ समझ में आया होगा, फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर दोगे। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू पावर जनरेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, भागीरथी रिवर, बिल्कुल सही है। विष्णुगढ़ पीपलकोटी प्रोजेक्ट मंदाकिनी, ये गलत है आपका। नाप्था झाकरी जो है ये आपका टोंस दिया हुआ है, नाप्था झाकरी जो है आपका टोंस रिवर पे नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका वन ओनली आएगा। यहाँ पे आप देखिए नाप्था झाकरी जो है आपका सतलुज रिवर के ऊपर है और आपका जो विष्णुगढ़ पीपलकोटी जो प्रोजेक्ट है वो आपका अलकनंदा रिवर के ऊपर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ग्रासलैंड बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े घास के जो मैदान होते हैं उसको ग्रासलैंड बोला जाता है। 2 तरीके के आपके घास के मैदान पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता क्या है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक यही नहीं पता चला कि ट्रॉपिकल क्या चीज़ है और टेम्परेट क्या चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं। ठीक है जी, चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इक्वेटर बना के दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर इक्वेटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है रेलेवेंट है हमारे टॉपिक से, तो हम इसलिए इक्वेटर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हुआ, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं बनाऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई, तो उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है बट थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये देखिए ये जो रीजन है आपका पूरा, ठीक है, 0 डिग्री जो आपकी इक्वेटर लाइन है उससे 25 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन 2 लाइनों के बीच में जितना भी एरिया आपका आता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। 0 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया है और 0 से साउथ तक का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इसके ऊपर का जो एरिया होता है आपका, ठीक है, समवेयर अराउंड 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया होता है आपका, ये होता है टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इनमें से देखो कौन सी ऐसी ग्रासलैंड है जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, कौन से ऐसे हैं जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है,
सिंपल शुरू करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। सबसे पहले आपका आएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में कौन सा मिलेगा आपको? ललनोज। क्या मिलेगा? ललनोज। नेक्स्ट आपका है सवाना। सवाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दो जगह अलग अलग मिलेगा। एक आपको मिलेगा ब्राजील के अंदर देखने को, और दूसरा आपको मिलेगा इधर, ये वाला जो रीजन है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया वाला जो अपर रीजन है यहाँ पे भी आपको सवाना देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन कौन से हैं? यूएसए के अंदर प्रेरीज, ठीक है। हंगरी के अंदर पुस्ताज, और स्टेपीज आपको जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको रशिया के अंदर, ठीक है, और जो ऊपर वाली जो कंट्रीज है वहां पे। उसके बाद एक मंचूरियन ग्रासलैंड के साथ फेमस है जो कि आपको चाइना में और आपको मंगोलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड और कहाँ कहाँ होते हैं? अर्जेंटीना में होते हैं जिसका नाम होता है पंपास, साउथ अफ्रीका में होते हैं जिसका नाम होता है वेल्ड, और लास्ट है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, डार्लिंग डाउन्स के नाम से भी इसको जानते हैं, और न्यूजीलैंड में इनको जो है कैंटाबरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके ग्रासलैंड। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है जी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो प्रेरी हमने पढ़ा था अभी, जस्ट अभी पढ़ा है। टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं हो सकता। पंपास भी हमने पढ़ा था अर्जेंटीना का, ये भी नहीं हो सकता। स्टेपीज हमने पढ़ा था रशिया का, वो भी नहीं हो सकता। क्या बचा आपका? सवाना। सवाना जो है वो आपका एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलता है सवाना? ईस्ट अफ्रीका में मिलेगा, ब्राजील के अंदर मिलेगा, इसको हम कंपोज के नाम से जानते हैं, और वेनेजुएला में मिलेगा, ललनोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्दर मोस्ट फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। सबसे ज्यादा नेचुरल रबर जो है आपको कहाँ पाया जाता है? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ये फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। केरला के अंदर जो है सबसे ज्यादा आपको जो है नेचुरल रबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया के, सबसे ज्यादा केरला में, फिर त्रिपुरा में, फिर कर्नाटका में, फिर असम में। 3 याद कर लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डुरैंड लाइन सेपरेट्स, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के बीच में ना लाइनें होती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बोला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डुरैंड लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो याद रखना है डुरैंड लाइन जो है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो क्या है? एक और ऐसी लाइन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी इंडिया और पाकिस्तान की लाइन, ठीक है। कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को सेपरेट करती है? तो उसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। इन फ्यूचर कभी भी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये 4 अलग अलग जगह दे रखी है, ये 4 अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज बताई गई है, तो आपको बताना है इनमें से मैच द फॉलोइंग करके कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल के बारे में दोस्तों, ठीक है। भोपाल जो है काफी विकसित शहर है, कैपिटल है आपका मध्य प्रदेश की, और काफी सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक इंडस्ट्री यहाँ पे आपको हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंडस्ट्री के देखने को मिलेगी, जो कि आपका भेल BHEL भोपाल के अंदर आपका है दोस्तों। तो भोपाल जो है ये कनेक्ट होगा आपका हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेपानगर। नेपानगर जो है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है पेपर इंडस्ट्री की आपको कंपनीज दिखाई देंगी, तो नेपानगर जो है आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यानी कि आपका हुआ A का 3 B का 1, ठीक है। A B C D, A का 3 B का 1। फिर आपका आता है कोलकाता दोस्तों, और फिर आपका आता है पेराम्बूर। पेराम्बूर जो है आपका ये रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कोचेज वगैरह बनाए जाते हैं आपके रेलवे के। और कोलकाता जो है आपका ये कोटल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। याद है आपको ब्रिटिशर्स जब आए थे कोलकाता में आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉटन की काफी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे C का 2 होगा और D का 4। 3 1 2 4 देखो कहाँ पे है, पहले ऑप्शन में ही है 3 1 2 4, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द मेन कॉज बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर इज, ठीक है। एटमोस्फेयर के अंदर जो एयर है उसकी मूवमेंट के पीछे का क्या रीजन है? ऑप्शन है डिफरेंस इन द ह्यूमिडिटी, डिफरेंस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डिफरेंस इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिंपल से एक लॉजिक से इसको समझते हैं, ठीक है। दो जगह है, आपको एक चीज पता होगा, जब भी कोई चीज मूव करती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, एयर की जब हम बात करते हैं, ठीक है। करंट की हम बात करेंगे तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ भागती है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है। मान लीजिए एक ये जगह है आपका A, ये जगह है आपका B, ठीक है। यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है। तो हमने क्या सीखा था, जब भी एयर इस तरीके से मूव करेगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, राइट। जब हीट होगी
तो आपका एयर जो है ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे इस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो इस तरह भाग के आएगी। इसी तरीके से आपके जो है रेनफॉल जो होते हैं आपके मानसून वगैरह इसी तरीके से काम करते हैं। तो याद रखना है डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी, ये जो होता है ये किसकी वजह होता है, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक के अंदर जो मूवमेंट होते हैं आपको उसका रीजन होता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2014 में भी आ चुका है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। तो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है आपका वो आपका रिलेटेड है नर्मदा रिवर से। ये आप देखो यहाँ पे नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इधर, ये रहा आपका, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देखिए नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। लेंथ की अगर बात करूं तो 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग डैम इसके ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इंदिरा सागर डैम है, ओमकारेश्वर डैम है, उसके बाद आपका सरदार सरोवर डैम हो गया, और वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका वो भी जो है इसी रिवर के पास में जो है बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये जो रिवर आप ये जितने भी मैप आप देख रहे हो ना अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप आपने देखा जस्ट अभी, उसके बाद ये वाला जो मैप है ये वाला भी मिल जाएगा आपको, रबड़ वाला भी मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके जो ये वाला जो मैप है, देन आपका ये वाला जो मैप है, ये जितने भी चीज अब तक हम पढ़ रहे हैं ना ये सब के सब हमारी इस बुक के अंदर है दोस्तों। 125 के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लवली कलरफुल बुक है, स्टडी फंडा मैपिंग की बुक। इसमें सब कुछ हमने कवर किया है। आई कैन गारंटी यू आपके 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पेपर में, 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन गारंटेड यहाँ से सोल्व आपके हो जाएंगे, चाहे वो आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो मैपिंग बेस्ड, चाहे हिस्ट्री का हो, दोनों हो जाएंगे, और करंट अफेयर बेस्ड के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्टडी फंड ऐप से भी जाके आप इसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है। आ गया ना क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा या फ्यूचर में कभी भी आ सकता है। मैंने बताया था आपको एक कंट्री ऐसी जो एशियान का मेंबर नहीं है, वो है हमारा प्यारा भारत। एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। इंडोनेशिया है दोस्तों एशियान का मेंबर, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। ये सारी कंट्री जो एशियान के मेंबर है, इंडिया इसमें नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है एशियान का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है, ठीक है। वैसे हिंट में नहीं दूंगा, चलो आपको कमेंट सेक्शन में ही बताओ। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ये वाला जो मैप देख रहे हो ना ये भी हमारी मैपिंग बुक से ही है। ये देखिए पेज नंबर लिखा हुआ है इस पे कहीं ना कहीं, ये देखिए 124 पेज नंबर है बुक का, जो सबसे लास्ट पेज है, ये देखो सबसे लास्ट पेज जो है इस बुक का देखने को मिलेगा आपको, दिख रहा है आपको, ऐसे दिखेगा, ठीक है। सेम मैप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार में, आपको लग रहा होगा सर तो जानबूझ के बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बुक जेन्युइनली बहुत अच्छी है, 1 साल लग के जो है मैंने इस बुक को बनाया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो है, बहुत अच्छी क्वांटिटी इन द सेंस बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको पेड़ पौधे हो गया, जानवर हो गए। जैसे अपन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है बहुत हरा भरा रीजन है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे आपको एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलेगी। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज चाहे वो पेड़ पौधों की हो या फिर वो जानवरों की हो, जो पर्टिकुलर सिर्फ उसी एरिया में मिलती है, ठीक है। और इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है आपको अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे और एंडेमिक स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैप है दोस्तों इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड का। तो पूरे वर्ल्ड में जो है टोटल 16 ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। उन्हीं 16 में से इंडिया के अंदर 2 हैं दोस्तों। कौन कौन से 2? पहला है आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट का आपको पता होगा। दूसरा है आपका ईस्टर्न हिमालयाज, जो हिमालयाज का आपका पूरा देखो ये ऐसे इस तरीके से पूरा हिमालयाज है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना हिमालय का ईस्टर्न रीजन जो है, सिर्फ वही जो है इन हॉटस्पॉट के अंदर जो है आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 16 है, जिसमें से 2 इंडिया के अंदर है, वेस्टर्न घाट और आपका ईस्टर्न हिमालय। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सेंट्रल हिमालयाज क्या सेंट्रल हिमालयाज में है? नहीं है। ईस्टर्न घाट में मैंने बात ही नहीं की ईस्टर्न घाट की। वेस्टर्न हिमालयाज में नहीं, ईस्टर्न में है सिर्फ। लास्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो है आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। अगेन क्वेश्चन जो है बहुत पुराना है, ये जो है पुराना नाम है,
क्योंकि इसमें आप देखोगे मैप के अंदर अगर, तो यहाँ पे आपका वाराणसी से, यहाँ पे आपका वाराणसी पड़ता है, इससे जो है नीचे तक जो है आपका पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 हुआ करता था, बट अब इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ये पूरा रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे दोस्तों, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एशियाटिक लाइन इज फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कौन से एग्जाम के अंदर हमने किया है, 15 में किया है, 16 में किया है, बट ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। नल्लामलाई हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश नहीं, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे एशियाटिक लाइन जो है आपका गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, गिर फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी ये। नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द, किसको कंट्रोल करता है क्योटो प्रोटोकॉल? अलग अलग कन्वेंशंस प्रोटोकॉल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट में, उसमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल। ये किससे रिलेटेड है आपका? एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज से रिलेटेड है। उसके बाद आपका है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, साइबर क्राइम, ग्लोबल टेररिज्म। जैसे आपका ग्रीन हाउस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, ऐसा ही आपका बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रक्शन के लिए क्या बनाया है? सीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद साइबर क्राइम के लिए आपका है बुडापेस्ट कन्वेंशन। उसके बाद आपका ग्लोबल टेररिज्म के लिए सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, आपको याद रखना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज द टीक इज अ डोमिनेंट स्पीशीज? टीक, ठीक है, टीक पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो मैप है ये भी स्टडी फंडा की मैप बुक का ही है। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। कौन से एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी? जहां पे रेनफॉल जो है 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उस एरिया के अंदर जो है आपको टीक का जो है पेड़ देखने को मिलेगा। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस कौन सा है, तो ये वाला जो भी आपको दिख रहा है ना रीजन ऑरेंज कलर में, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस रीजन है, ठीक है जी। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और क्या दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी हम बनाए वो भी प्लीज बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।